हम लोग जीडीसी की क्लास देख रहे हैं और जीडीसी में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं। क्वेश्चन एनालिसिस कर करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो ये इसके तहत जो हम लोगों ने श्रृंखला शुरू की हुई है उसमें पीवाईक्यू की भी एक श्रृंखला है और उसमें जो हम लोगों ने कल देखा था वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ज्योग्राफी के बाद हम आज देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में हम लोग आज पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में। तो उसको देखते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस। और आपको ये वीडियो जो है बैठ करके एक बार गहराई से एनालिसिस करके देखना होगा ताकि आप जो है क्या क्या पढ़ना है ये जान पाएँ और क्या क्या छोड़ना है ये भी जान पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित। पहला क्वेश्चन हमारा है प्राचीन इमारतें रत्न सागर रत्न नदी और रत्न रंजक निम्न प्राचीन भारत के किस विश्वविद्यालय का भाग थी। आंसर हमारा हो जाएगा नालंदा। आंसर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। प्राचीन इमारतें रत्न सागर रत्न नदी और रत्न रंजक नालंदा विश्वविद्यालय के भाग थे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने करवाया। किसने करवाया था? इसके कुलपति शीतभद्र लिख दिया है लेकिन शीलभद्र थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कुमारगुप्त जो थे गुप्त वंश के शासक थे और एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में वो हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया तो 5वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके पहले से ही हमें अस्तित्व में दिखाई पड़ता है और गौतम बुद्ध के आसपास या बौद्ध धर्म के जब प्रचार प्रसार होने लगते हैं तो हम देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में आ चुका था। समय समय पर राजाओं ने उसका संरक्षण किया, उसी तरह से उसका विस्तार दिया और कुमारगुप्त भी वो नाम भी उसी में शामिल है। जैसे बाद के शासक में देखें तो पाल वंश का शासक धर्मपाल जो था उसने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस किसने किया था। और सिर्फ नालंदा ही नहीं, मैं बता दूं कि बिहार के 12 यूनिवर्सिटीज़ जो उस समय थे उसका ध्वंस एक ही व्यक्ति ने किया था और उसका नाम बहुत मुझे लगता है कि सबको याद होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन व्याकरण पाणिनि निम्न में कौन से प्राचीन अधिगम स्थान के विद्यार्थी थे। तो आंसर होगा तक्षशिला। पाणिनि तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। अष्टाध्यायी इनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित प्राचीन स्थलों में किसको मानव संचार का पुरातन रूप माना जाता है। तो मानव संचार का पुरातन रूप माना जाता है भीमबेटका को। भीमबेटका में आपको पता होगा कि सबसे पुरानी पेंटिंग मिलती है। जब मनुष्य अस्तित्व में आ रहा था, अस्तित्व में आकर के धीरे 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 अपनी जो जीवन शैली है उसको सुधार रहा था, स्थिर हो रहा था, तो उस समय उसके दिमाग में कुछ कल्पनाएं शुरू हुई और उन कल्पनाओं की जो कल्पनाओं को पहली बार जब उकेरा गया तो वो भीमबेटका की शिलाओं पे उकेरा गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका से ही जो है मनुष्य जो है पहली बार वो किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भीमबेटका को भारत के प्राचीन स्थलों में मानव संचार का पुरातन रूप माना जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। भीमबेटका के शैलाश्रयों को यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थल का सम्मान भी प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राचीन भारत में उज्जैन किसके अध्ययन हेतु प्रसिद्ध था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अभी खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि भारत में स्कूल्स थे। अभी हम जैसे जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की रिसर्च आ रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आ रहे हैं जो इंग्लैंड की लाइब्रेरी में आज भी डॉक्यूमेंटेड है। उनको एक हिस्टोरियन पढ़ करके मैंने कुछ दिन पहले आलेख पढ़ा था, रिसर्च पेपर पढ़ा था, जिसमें कि बताया था कि भारत में अलग अलग जगहों पे स्कूल्स थे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी और एक स्कूल में एक सब्जेक्ट का बहुत महत्व होता था। ठीक है, जैसे किसी एक विश्वविद्यालय में व्याकरण का बहुत महत्व रहेगा, दूसरे में चिकित्सा के लिए ये प्रसिद्ध है, इंजीनियरिंग के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरियंस खोज रहे हैं अभी तक यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको अगर पढ़ना होगा तो विस्तार से जा करके आप गूगल करके पढ़ भी सकते हैं इस पर। ठीक है,
तो अभी हम लोग एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा कि प्राचीन भारत में उज्जैन शहर अधिगम और विद्वतापूर्ण गतिविधियों, विशेषकर खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र था। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य एवं कालिदास के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। पहला जो है लीलावती, दूसरा है योग सूत्र, तीसरा है न्याय सूत्र। तो योग सूत्र जैसा कि आपको पता होगा कि पतंजलि से संबंधित है। न्याय सूत्र जो है कौन है इसके, आप बताइए कौन है इसके। अच्छा, ऑप्शन में एक और है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका है, तो चाणक्य पीछे के ऑप्शन में था, आप लोगों ने देखा ही। और एक है भास्कराचार्य। तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कौन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो लीलावती जाएगा भास्कराचार्य से, योग सूत्र जाएगा पतंजलि से, न्याय सूत्र जाएगा गौतम से, अर्थशास्त्र जाएगा चाणक्य के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण या रीजन कहा गया है। अभिकथन है, बलवंत तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया था। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा आंसर। हमारा आंसर है, ये यूपीपीएससी जीडीसी का क्वेश्चन है, तो ये महत्वपूर्ण होगा, 2021 में आया था। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी गहराई तक हमें पढ़ना है, कितना फैक्चुअल रहना है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा बी यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए किया था। बलवंत तुर्कान ए चहलगानी का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। आगे चलकर नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में बलबन अपनी योग्यता के कारण सुल्तान का खास आदमी बन गया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने तुर्कान ए चहलगामी का दमन कर उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो है यूपीपीसीएस जीडीसी का 2021 का क्वेश्चन है। पहला हमारा जो है कथन, ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं। दूसरा है, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही हैं, न तो 1 और न ही 2 सही हैं। चलिए ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं आंसर का एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर होगा, आंसर सी जाएगा। संपूर्ण ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त है, जिसे मंडल कहते हैं। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजक अष्टक 8 अध्याय 64 और वक्र 2112 व मंत्र 10,552 के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है, जबकि बालखिल या पारिशिष्ट भी जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कुल 1028 हो जाती है। ठीक है, तो बिंदु आप नोट कर लीजिए क्या क्या है। अष्टकों की ऋग्वेद में खंड जो है 10 हैं, अष्टक जो है 8 हैं, अध्याय जो है 64 हैं, वक्र जो है 2112 है, मंत्र जो है 10,552 है और सूक्तों की संख्या में 1017 सूक्त है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बी, ऑप्शन बी होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के साथ पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान-ए जंग की उपाधि किसको दी गई थी। अरसलान-ए जंग जो है हमारा किसको उपाधि दी गई थी, एंटोनी पोलियर को। मुगल शासक जो है, ऑप्शन जाएगा एंटोनी पोलियर। मुगल शासक शाह आलम ने एंटोनी पोलियर को अरसलान-ए जंग युद्ध का शेर की उपाधि दिया था। शाह आलम का मूल नाम अली गौहर था। ठीक,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त के काल में निम्नांकित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत तक का अभियान किया था। उसके पहले कोई ऐसा शासक नहीं था जो पूरे भारत पर एकल सम्राट जो हो जाए। इसके ऐसे नाम तो आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन वो दक्षिण भारत नहीं गया था, उत्तर भारत में रहा था। पाकिस्तान अफगानिस्तान तक का उसका शासन फैला हुआ था, अफगानिस्तान के हाफ भाग आधे तक गया हुआ था। लेकिन समुद्रगुप्त एकमात्र ऐसा शासक था जो दक्षिण भारत तक अभियान किया। प्रयाग प्रशस्ति भी उसी की है, उसके बारे में इसका प्रमाण भी मिलता है। समुद्रगुप्त के बारे में वीणा वादक के नाम से भी वो जाना जाता था, वीणा उसका बहुत प्रिय था। और सबसे बड़ी बात इसकी थी कि वो राज्य को जीता दक्षिण भारत में, लेकिन जो शासक जहाँ से राज्य जीता उसको वापस दे करके जनता की सुरक्षा का वो वादा लेकर के वापस चला आया। उसने वहाँ पर शासन नहीं किया, वहाँ से टैक्स नहीं लिए, वहाँ का राजा मतलब कहलाने के लिए उसको लालच मन में नहीं था। तो इतना महान समुद्रगुप्त शासक था, गुप्त वंश का था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नांकित में से कौन सा कांचीपुरम का शासक था? कांचीपुरम का शासक था विष्णुगुप्त। ठीक है, इससे समुद्रगुप्त की लड़ाई भी हुई थी और समुद्रगुप्त के साथ समझौता भी हुआ था। ठीक है, तो चलिए, गुप्त वंश के चौथे शासक एवं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जिसके अच्छा गुप्त वंश के शासक की तो बात हो रही है, लेकिन गुप्त वंश का जो था संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। 315 ईस्वी में गुप्त वंश का शासन जो स्थापना था श्रीगुप्त ने किया था, और उसका बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद से हुआ समुद्रगुप्त। इसके विषय में प्रयाग प्रशस्ति महत्वपूर्ण स्रोत है, और रुद्रदामन का प्रयाग प्रशस्ति भी है। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति 33 पंक्तियों में, रुद्रदामन का नहीं, हरिशेण का है, शायद हरिशेण का है। हाँ शायद। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे, बाद में इसको देख करके मैं बताती हूँ आपको। प्रयाग प्रशस्ति 33 पंक्तियों में समुद्रगुप्त के महत्वपूर्ण राज्याधिकारी हरिशेण द्वारा उत्कीर्ण करवाया था। हाँ आ गया, तो हरिशेण द्वारा उत्कीर्ण करवाया था, सॉरी। और नेक्स्ट है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति में ही दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के 12 शासकों के नाम दिए गए जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, जो निम्न हैं। कौशल के शासक महेंद्र, और कौशल के शासक महेंद्र, विस्तार, रायपुर, दुर्ग, संबलपुर, बिलासपुर। महाकांतर के शासक व्यागराज, उड़ीसा का जयपुर जंगल। और नेक्स्ट है कोरतार का शासक मंतराज, मध्य प्रदेश और सोनपुर का क्षेत्र। पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, पिठान सूरम, पूर्वी गोदावरी जिला। कोठूर का स्वामीदत्त, गंजाम जिला। एरडपाली का दमन, चीका कोले का पश्चिम गोदावरी जिला। कांची का विष्णुगुप्त, चिंगलेपुट जिला। अब मुक्त का नीलराज, गोदावरी घाटी। वेंगी का हस्तिवर्मन, कृष्णा गोदावरी घाटी में सिलोर। पलक्का का अग्रसेन, नल्लौर जिला। देवराष्ट्र का कुबेर, विशाखापट्टनम के येल मंचिली। और लास्ट था कुरुथलपुर का धनंजय, तमिलनाडु का उत्तरी अरकाट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सित नवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? किस राज्य में अवस्थित हैं बताइए? हमारा आंसर जाएगा डी, तमिलनाडु में। हायर का क्वेश्चन है, सित्तनवासल गुफा भारत के तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले में सितानवालस गांव में 2री शताब्दी का जैन परिसर है। यह पहली शताब्दी में 10वीं शताब्दी के मध्य पुष्पित एवं पल्लवित रहा। यहाँ मुख्य रूप से जैन धर्म के संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। ये रॉक कट गुफाएं जैन मंदिर में चित्रकारी के लिए अपनाई जाती थी। सिंत वासन वाल चित्रों की विशेषता है, चित्रों के विषय जैन और जैनेतर हैं, विषय से पूर्णतः लौकिक है। गुफा चित्रों में नर्तकियों का अंकन है, उनकी हस्त मुद्राएं एवं भाव सौंदर्य अजंता की याद ताजा कर देती है। संयोजन में चित्रोपन तत्वों का मेल मधुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को दुनिया का स्वर्ण बुलियन गर्त कौन कहता है? रोम। ठीक है, रोमन जो होते हैं वो भारत को दुनिया का स्वर्ण कहते हैं या बुलियन। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं।
प्राचीन काल में भारत व रोम के मध्य व्यापार भारत के पक्ष में झुका हुआ था। रोमन बाजार में भारतीय विलासिता की वस्तुओं की काफ़ी मांग थी, इसलिए रोमन इस बात पर दुख जताते थे कि रोम का सारा सोना भारत चला जाता है। प्लिनी भी इस बात की पुष्टि करता है। प्लिनी की किताब में लिखा गया कि भारत का सारा सोना जो है, टेम्स का सारा सोना जो है भारत में उड़ेला जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग। चलिए हम इसको कालक्रम में लगाते हैं। पहला क्या है? पहला जो है हमारा वेद सबसे पुराने हैं, उसके बाद ब्राह्मण उसकी व्याख्या में आए, उसके बाद से जो आए वो आरण्यक आए, और उसके बाद से आए उपनिषद के बाद अंतिम जो होगा वेदांग होगा। और हमारा ऑप्शन क्या है? 1, 3, 2, 4, 5, तो ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से प्रश्नगत ग्रंथों का निम्नवत क्रम है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। वेद भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा किया गया था। वेद का अर्थ है ज्ञान है। इसमें आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ जो है प्रत्येक वेद की व्याख्या हेतु सरल गद्य रचना की ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के कौशितकी और ऐतरेय, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? कौशितकी और ऐतरेय। यजुर्वेद के तैतरीय और शतपथ। सामवेद के पचविश और जैमिनी। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक के दार्शनिक ग्रंथ है जिनमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी तो इसका एक्सप्लेनेशन है। उपनिषद इनकी संख्या जो है 108 मानी जाती है। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांग वेदों का अर्थ समझने और सूक्तियों को सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? लीलावती का फारसी भाषा में, पीछे एक क्वेश्चन आया था भास्कराचार्य, मैच तक वो उसमें था। ठीक, तो देखिए कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन और कैसे जो है एग्जाम का पैटर्न है मैच कर रहा है। एनालाइज करके हम कैसे क्वेश्चन का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन था, आंसर होगा डी, फैजी ने किया था। लीलावती का अनुवाद जो है फारसी भाषा में फैजी ने किया था। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फैजी ने महर्षि भास्कराचार्य की गणित का पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित गणित का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। वस्तुतः लीलावती महर्षि भास्कराचार्य की पुत्री का नाम है और उसी के नाम से यह पुस्तक का नाम लीलावती पड़ा है। पुस्तक में गणित के सूत्र और प्रश्नोत्तर लीलावती से को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। इस पुस्तक में अंक गणित और बीज गणित तथा अन्य ज्यामितीय प्रश्नों की विवेचना की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व के क्रम में सही निम्न में से कौन होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात की ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है 2018 या 19 में। तो देखिए इस क्वेश्चन की महत्ता को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचिए कि हायर में आ रहा है तो ये नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा। क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं उनको तो अपने दिमाग में बैठाते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन जीएस से सामना हो रहा है तो उसको दिमाग में बैठाते रहिए, क्या पता कहाँ से कौन उठा ले। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा सी, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, सब जानते होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के काल में गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद फकीरुल्लाह द्वारा किया गया था, जो कि भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विवाह कितने प्रकार के होते थे? तो प्राचीन भारत में विवाह जो होते थे 8 प्रकार के होते थे, जिसमें सबसे भयानक विवाह होता था राक्षस विवाह, और दूसरा भयानक विवाह होता था पैशाच विवाह। विवाहों के प्रकार बहुत इंटरेस्टिंग है, आप गूगल करके पढ़िएगा, कितना मज़ा आएगा। ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह संस्कारों का उल्लेख हिंदू शास्त्रों में मिलता है, जो निम्न है। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्राचीन भारत में पुत्रों के कितने प्रकार होते थे, कितने प्रकार के पुत्रों को माना जाता था। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेदों वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये नारा सबको जानता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का था, वेदों की ओर लौटो। और वेदों की ओर वापस लौटो का नारा महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का था। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका है, शाश्वत अपरिवर्तनीय धर्मातीत तथा दैवीय हैं। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर वापस चलने का, वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं, का नारा दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियायत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था। ठीक, तो हमारा आंसर होगा ए और सी, ग्वालियर और उदयपुर को। विलय सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी और उदयपुर की रियासत को ब्रिटिश शासकों ने हड़प लिया था। इसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति भी या व्यपगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने, आप इसको याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी जो था वो हड़प की नीति लेकर के आया था। जब मैं आपको भारत के गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगी तो इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी, इससे पहले आप ध्यान में इसको रखे रहिएगा। व्यपगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत गोद प्रथा को निषेध की नीति या हड़प की नीति का अपनाया था। हड़प नीति के द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ कर लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया था। तो आंसर हो जाएगा नागनिका। पर प्राचीन भारत में रानी नागनिका ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया था। सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका आगीय कुल की एक महारथी तृणकाइरो की पुत्री थी। रानी नागनिका के नाना घाट के लेख के अनुसार उसमें पति सातकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेघ राजसू यज्ञ आदि यज्ञों का आयोजन किया गया था। नागनिका वेदेसिरी की माता थी। व्यूलर और रेप्सन के अनुसार नागनिका ने अपने पुत्र वेदेसिरी का अल्पवयस्कता की अवधि में ही अभिभावक के रूप में शासन किया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, इसीलिए कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसमें ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या का जो ऑप्शन है उसमें ये नहीं दिया हुआ है, तो सीधे हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक, नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या क्या है। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था। हमारा आंसर होगा डी, तमिलनाडु में। प्राचीन भारत में कांची तमिलनाडु में अवस्थित था। कांचीपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। तो इस ऑप्शन में हमारा कोई दिया नहीं है और इसका आंसर होगा सन 1819 में महाराष्ट्र की प्रथम सभा नामक संस्था की स्थापना की गई थी, किंतु इसका प्रभाव सीमित था और यह जल्द ही छिन्न भिन्न हो गई। इसके बाद ब्रह्म समाज के प्रभाव से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। इनका उद्देश्य भी ब्रह्म समाज की तरह ही एकेश्वरवाद और समाज सुधार था। सामाजिक क्षेत्र में इस संस्था के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक, क्या क्या उद्देश्य थे। विधवा विवाह का प्रयास करना, जाति प्रथा को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह को रोकना, विवेकपूर्ण उपासना करना, अन्य सामाजिक सुधार। केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राम, पीसी मजुमदार, बाबू महेंद्रनाथ जैसे महान ब्रह्म समाजियों के बम्बई, इनके जो है ना नाम ध्यान में रखिएगा और इनसे संबंधित कोई तथ्य है तो। समाजियों की बम्बई आगमन से प्रार्थना सभा को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का माध्यम था। तो पाली थी।
ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का माध्यम पाली भाषा का प्राकृत भाषा थी या प्राकृत भाषा थी। पाली का प्रयोग जनसाधारण अपनी सुविधा के लिए किया करते थे। प्रचलित शिक्षण विधियों में मौलिक शिक्षा के साथ साथ प्रश्नोत्तरी विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, कक्षा नायक विधि, सम्मेलन विधि, देशाटन, प्राकृति निरीक्षण तथा निधि ध्यासन आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों का को उपहार किस भाषा में लिखी थी? तो ये आंसर हो जाएगा डी। राजा राम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1804 में राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार तुहफात उल मुवाहिदीन, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI, ये VVI है, आप इसको नोट किए रहिएगा, ध्यान में रखिएगा। एकेश्वरवादियों को उपहार जो है फारसी भाषा में इसका नाम था तुहफात उल मुवाहिदीन। इसको लिखा था राजा राम मोहन राय ने, को फारसी भाषा में लिखा था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो ये जो सब जानते हैं जयदेव हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन हमारा क्या होगा, जयदेव, गीत गोविंद और रति मंजरी, महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र, निर्जा, स्मृति की रेखाएं, दीपशिखा, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, आकाशदीप, चित्रधारा, कमायनी, आंसू, अजातशत्रु, कालिदास का मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद था, अन्य लोगों की बस इतनी ही किताबें नहीं थी, और भी बहुत सारी किताबें थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया था? सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया था? कौन था जो अजमेर को अपना घर बनाया था? तो आंसर हो जाएगा ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। भारत में उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने अपने निवास स्थान खानकाह आजमेर को बनाया था और 1236 ईस्वी में यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। इनके दो प्रमुख शिष्य शेख हमीनुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। नेक्स्ट हमारा होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया की चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इनके काल में चिश्ती संप्रदाय का भारत में सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। इन्होंने अपना निवास स्थान गयासपुर दिल्ली बनाया था। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ सुल्तानों का शासनकाल देखा था। चिश्ती संप्रदाय के ही शेख सलीम चिश्ती जो अकबर के समकालीन थे, इनका निवास स्थान फतेहपुर सिकरी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा बी। ठीक, 1206 ईस्वी में 15 से 1526 ईस्वी सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत के अंतिम तुर्की विजेता मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। उन्हीं में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद